हेलो बच्चों, आज अपन लोग बीएसईआर राजस्थान का जो बोर्ड है उसके हिंदी मीडियम के कक्षा 8 के गणित के विषय के बारे में अपन लोग क्लासेस लेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोग यहाँ जो चीज़ें समझ में आए उनको अच्छे से पढ़ें और गणित विषय की तैयारी करें। तो कक्षा 8 का जो गणित है उसकी पहली जो एक्सरसाइज है, जो पहली अभ्यास सत्र है, जो वो है परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या समझने से पहले अपन लोग समझेंगे संख्या। अंग्रेजी में इनको कहते हैं नंबर्स। और संख्याओं को बेसिकली अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है प्राकृत संख्या और दूसरी होती है पूर्ण संख्या। पहली कौन सी? प्राकृत संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या। अभी अपन देखेंगे यहां कि प्राकृत को कहते हैं नेचुरल नंबर और पूर्ण को कहते हैं अपन होल नंबर्स। नेचुरल यानी जो नेचर में, और नेचर में अपन जानते हैं कोई भी चीज एक से शुरू होती है, जो नहीं है उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, तो एक से शुरू होती है, इसलिए नेचुरल नंबर हमेशा किससे शुरू होते हैं? एक से। 1 2 3 4 और अनंत तक जाएंगे। अब इन संख्याओं को पूरा करने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत पड़ी और वो है जीरो। तो जब नेचुरल नंबर्स में अपन को जीरो और ऐड कर दें और अनंत तक ले जाए तो ये सारे बन जाते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। अब यहाँ दोनों को देखने पर एक चीज जो निष्कर्ष निकल के आता है, कभी कभी पूछा भी जाता है, तो यहाँ एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि सभी प्राकृत संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है? पूर्ण संख्या। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। ठीक है, एक बार दोबारा देखें। नंबर्स यानी संख्या है, और संख्याओं को अपन ने कितने भागों में बांटा? दो भागों में, प्राकृत संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या। प्राकृत का मतलब नेचुरल नंबर जो नेचर में है, और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, सारे नंबर जो भी है वो होल नंबर्स में आ जाएंगे। नेचुरल नंबर्स पे जो संख्याएं होती है एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और होल नंबर में इस संख्याओं के से पहले अपन क्या लगा देते हैं? जीरो। तो ये नेचुरल नंबर क्या बन गए? फिर पूर्ण संख्या बन गई। तो इससे एक निष्कर्ष निकला, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर है वो पूर्ण में तो है, पर पूर्ण वाले जो नंबर्स हैं वो नेचुरल में नहीं है, इसलिए सभी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। अब हम संख्याओं को दो और भागों में बांटते हैं, सम और विषम, ऑड और इवन कहते हैं जिनको। संख्याओं को उनकी प्रकृति के आधार पर अपन सम संख्या और विषम संख्या में बांटेंगे। ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या। ठीक है, इनकी पहचान कैसे करेंगे? इनकी पहचान अपन करेंगे ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक। इकाई अंक किस तरह से गिनते हैं? संख्याओं को अपन इधर से लेते हैं, सबसे पहली होती है इकाई, उसके बाद ढाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख। ऐसे मान लो कोई संख्या है तो इसमें इकाई अंक क्या है? 5, ढाई का अंक 2, सैकड़ा का अंक 3, हजार का 5 और 10,000 पे 1, यानी 10 की जो हजार की संख्या वो 1 है इसमें, और हजार है 5, तो 205 15, 15,000। सैकड़ा कितने हैं? 3, 300, और ढाई पे 2, 2 ढाई यानी 10 10 के 2 तो 20 हो गए, और प्लस 5 तो कितने हो गए टोटल? 25। इसको अपन कह सकते हैं 15,300
25। ठीक है, तो ये तो इसलिए तो दिखाया कि अपन इधर से देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो जो इधर वाला जो पहला है, अगर अपन राइट हैंड से लेंगे तो पहली जो संख्या है वो इकाई संख्या है। अगर इकाई की संख्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो हम देख के पहचान सकते हैं कि ये संख्या सम होगी या विषम होगी। जैसे इस संख्या को देखें, इसका इकाई अंक क्या है? 4। तो ये संख्या कैसी है? सम। अब इसी में एक और संख्या देखें अपन, अब इसका इकाई अंक क्या है? 1। ये कैसी होगी? विषम। कैसी होगी? विषम। तो अभी अपन ने देखा सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या कौन सी? जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो सारी संख्या कैसी कहलाती है? सम संख्या है। ठीक है, और इसी का दूसरा भाग है विषम। कौन सी? विषम संख्या। विषम कौन सी? जिनका इकाई अंक, ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो विषम। अब आप अपने होमवर्क के तौर पे काम कर सकते हैं, इधर लिखें सम और इधर लिखें विषम, और 10-10 संख्याएं दोनों तरफ आप अभ्यास करें कि 10 संख्या अपने मन से सम की लिखें, 10 संख्या विषम की लिखें। जैसे मैं लिख रहा हूं, ये सब कई संख्या है, सम संख्या है, क्योंकि इनके सबके इकाई अंक क्या है? इसमें 2 है, इसमें इकाई अंक 6 है, इसमें इकाई अंक 8 है, इसमें इकाई अंक 6 है, इसमें इकाई अंक 2 है। अब जैसे मान लो ये 3, 3, 3, 3 और इसमें इकाई अंक 0 है, ये सारी संख्या कैसी है? सम। और इधर अगर अपन देखें, अब देखो सर, इधर इकाई अंक क्या है? इसका 7, इसका 5, इसका 1, इसका 3, इसका 7, और भी कितनी बड़ी संख्या हो, केवल इकाई अंक देख करके हम पहचान सकते हैं कि यह संख्या सम है या विषम है। ठीक है, तो ये होगी आपकी सम और विषम। अब हम संख्याओं को दो और भागों में बांटते हैं, उनकी भाजकता के आधार पर, जो है भाज्य और अभाज्य। संख्याओं के गुणों को देखते हुए हमने संख्याओं को उनकी भाजकता के आधार पर दो भागों में और बांटा कि वे संख्याएं जिनमें एक का और स्वयं का, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए, एक का सम में जाएगा और 3 का भी सम में जाएगा, और इसके अलावा एक का जाएगा और दो, सॉरी, खुद का जाएगा, है ना, इसके अलावा किसी तीसरी और का चला गया, तो वो कैसी होगी? भाज्य। और जिसमें खुद का ही जाए और एक का जाए, एक का और स्वयं का, अगर इन दो का ही भाग जा रहा है तो वो संख्या कैसी है? अभाज्य। कैसी है? अभाज्य। जैसे अपन देखें, दो, दो में दो का जाता है और एक का जाता है। फिर देखें हम 3, 3 में एक का जाता है और 3 का जाता है। और देखें हम 4, अब 4 में एक का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। फिर रह गई 5, 5 में एक का जाएगा और 5 का जाएगा। फिर देखें 6, इसमें एक का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का जाएगा। फिर देखें हम 7, 7 में एक का जाएगा और 7 का जाएगा। फिर देखें हम 8, 8 में 2 का जाएगा, 4 का जाएगा और 8 का भी चला जाएगा, एक का तो जाएगा ही जाएगा। ऐसे देखें हम 9, 9 में एक का जाएगा, 3 का जाएगा और 9 का चला जाएगा। इसमें एक का गया और 3 का गया, इसमें भी एक का गया और 5 का गया, इसमें 2 में एक का गया और खुद का गया। तो ये भी कैसी हो गई? विषम। ये भी कैसी हो गई? विषम। ये कैसी हो गई? सम। ये कैसी हुई? विषम। ये कैसी हुई? सम। और ये विषम, ये सम
और ये भी सम। तो ये हो गई आपकी विषम, सॉरी अभाज्य। और ये कैसी हो गई? भाज्य। ये फिर कैसी हो गई? अभाज्य। ये कैसी हुई? भाज्य। और ये अभाज्य। ये हो गई आपकी भाज्य और ये भी भाज्य। अब यार कुछ चीजें और देखो, जैसे 2 है, ये सम तो है पर ये कैसी है? अभाज्य। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, ठीक है। बाकी कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होगी। अब 4 सम भी है और भाज्य भी है, 5 विषम है और अभाज्य है, 6 ये भाज्य है और सम है। अब 7 को देखें, ये विषम है और अभाज्य है, 8 सम भी है और भाज्य भी है, लेकिन 9 विषम है। कैसी है? पहले तो विषम है लेकिन भाज्य है, तो विषम संख्याएं भी भाज्य होंगी। हर विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे 9 है, 15 है ना, और 21 है, 27 है, 33 है, और बहुत सारी संख्याएं हैं जो विषम तो है पर वो भाज्य है। भाज्य का मतलब इनमें जैसे 9 में 3 का भी चला जाएगा, 9 का भी चला जाएगा, 15 में 5 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 21 में 7 का और 3 का, 27 में 3 का और 9 का, 33 में 11 का और 3 का। तो ये भाज्य संख्या है, मतलब विषम संख्या भाज्य संख्या होती है। पर सम संख्या है केवल 2 को छोड़ के कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। तो यहां 2 निष्कर्ष अपन निकाल सकते हैं, केवल 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। और विषम की बात करें तो बहुत सारी विषम संख्याएं भाज्य भी हो सकती है, बहुत सारी विषम संख्याएं अभाज्य भी हो सकती हैं। तो ये आपकी भाज्य और अभाज्य रही। अब बात करें हम परमेय संख्याओं की। परमेय, जो परमेय संख्या है इसके पद की, जो परमेय शब्द का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है आपका अनुपात। और अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं रेशियो, और रेशियो से ही बना रेशनल। तो जो परमेय जो संख्या है वो रेशनल नंबर्स जो है वो कौन से नंबर है? जिनका रेशियो निकाला जा सकता है, अर्थात जिनका अनुपात लिया जा सकता है। जैसे 2:3 है, इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, 2/3। तो परमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? वे संख्याएं जिन्हें हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर भिन्न भी होता है ना। तो यानी कि हम परमेय संख्याओं की क्या परिभाषा हो गई? परमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें अपन P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, और जहां Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अब 5 है, अकेली संख्या है लेकिन ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि 5 के नीचे अपन क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 5/1 ये भी क्या है? परमेय संख्या है। संख्या ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की होती है। धनात्मक वे संख्याएं जिनके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे 2/3 है, 3/5 है, ये सब धनात्मक परमेय संख्या है। और ऋणात्मक कौन सी हो जाएगी? जैसे -2/3 है, -3/5 है, ये सब कैसी हो जाएंगी? ऋणात्मक परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो परमेय नहीं है, यानी जिनमें Q का मान 0 हो सकता है या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और सामान्यतः अपरमेय संख्याओं को अंडर रूट के रूप में लिखा जाता है। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सब संख्याएं कैसी हैं? अपरमेय संख्याएं। √4 नहीं, √4 को तो आप क्या कर दोगे? √4 बराबर 2, और 2 को 2 के नीचे 1 लिखा सकता है, तो 2/1 आ गई, तो ये परमेय संख्या होगी। ऐसी संख्या जैसे √2, √3, √5
जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन सी है? वे संख्या है जिनका अनुपात निकाला जा सकता है या जिनको अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वे संख्या है जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी होती है। जो धनात्मक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो ऋणात्मक संख्या वो ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में लिखी जा सकती है। समतुल्य परिमेय संख्या है। सम यानी बराबर, तुल्य यानी तुलना। तुलना करने पर जब दो संख्याएं बराबर हो तो उनको हम क्या कहेंगे? समतुल्य। कोई भी परिमेय संख्या जैसे 2/3 है, इसकी समतुल्य परिमेय संख्या लिखनी है तो हम किसी बराबर पूर्णांक से इन दोनों संख्याओं को क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। जैसे अपन ने ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया और नीचे भी 2 से कर दिया, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो गई? 4/6। और इसको आगे भी कर सकते हैं। 2/3 को अपन ने 3 से ऊपर गुणा किया और 3 से ही नीचे, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। तो तीसरी कौन सी हो गई? 6/9। इस तरह से हम कई सारी समतुल्य परिमेय संख्याएं भी इसमें ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली में आपको एक शब्द मिलेगा योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब होता है योग से शब्द से बना हुआ है। ये योग का मतलब होता है जोड़ना। क्या? जोड़ना। और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, एक तरह से इनवर्स। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स, उल्टा। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई संख्या है 4, इसमें इसका उल्टा जोड़ा जाए, और हमेशा योज्य प्रतिलोम का जो आंसर होता है वो कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0। तो हम ऐसा क्या जोड़े 4 में कि उत्तर क्या है? 0 है। तो हमेशा इसका जो विपरीत, धनात्मक का ऋणात्मक और ऋणात्मक का धनात्मक बराबर संख्या, 4 है तो इसकी ऋणात्मक बराबर संख्या क्या होगी? -4। तो 4 में हमने क्या जोड़ दिया? -4। तो ये क्या कहलाएगा? इसका योज्य प्रतिलोम। ये सामान्य संख्याओं में भी लिख सकते हैं, बटे की संख्याओं में भी लिख सकते हैं। जैसे 1/2 है, इसमें क्या जोड़ेंगे? 0 हो जाए तो -1/2 जोड़ दो। 3/4 है, इसमें क्या जोड़े? जैसे -3/4 है, इसमें क्या जोड़ेंगे? ये इसका उत्तर क्या जाए? 0। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? 3/4। उत्तर क्या आएगा इसका? 0। ये क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम। एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, यानी गुणा करें उसका उल्टा, और इसका जो उत्तर आता है वो हमेशा 1 आता है। कितना आता है? 1। जैसे 1/2 है, इसमें किस संख्या का गुणा करें कि उत्तर क्या आना चाहिए? हमारा 1 आना चाहिए। तो इसका उल्टा कर दो, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी उल्टा, गुणात्मक यानी गुणा करके उल्टा कर दिया तो 2/1, 2 से 2 कट गई, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 एकम 1 एकम 1, 1 गुणा 1 किया तो उत्तर 1। 3 है, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? देखो, या तो हम इसका क्या कर, इसके नीचे 1 रख लें, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/3। उत्तर क्या आएगा? 1। 3 एकम, तो ये क्या कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो आपने 2 चीजें पढ़ी, एक तो योज्य प्रतिलोम और दूसरी आपकी गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में तो आपको ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे उत्तर क्या है? उसका 0 है। जैसे -3 है तो इसका उल्टा क्या होगा? +3। और मान लो +3 है तो इसका उल्टा -3। 1/5 है, इसका अगर अपन योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो इसमें क्या जोड़े? -1/5। और माइनस अगर 2/5 है तो इसमें क्या जोड़ दें? +2/5। तो ये तो हो गया योज्य प्रतिलोम। और गुणात्मक में क्या करना है? गुणा करना है। गुणात्मक गुणा करते हुए प्रतिलोम उल्टा कर दो। 3/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/3। उत्तर क्या आएगा? 1। 3 से 3 कट गई, 2 से, अरे
तो ये कहलाएगा गुणात्मक प्रतिलोम और ये कहलाएगा योज्य प्रतिलोम। इसी में आगे आप एक शब्द पढ़ेंगे क्रम विनिमेय। क्रम का मतलब सीरीज, श्रृंखला, और विनिमय का मतलब एक शब्द आता है एक्सचेंज अंग्रेजी में। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान, आदान प्रदान, या हम किसको कह रहे हैं, अदला बदली, यानी एक दूसरे के रिप्लेस करते हैं, एक उसकी जगह पे चला जाए, वो इसकी चला जाए। तो दो हमारी ऐसी संक्रिया है, एक तो है जोड़ और एक है गुणा। इनमें हम क्रम विनिमयता का नियम लागू कर सकते हैं और ये इसका कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे मान लो हमारे पास गुणा है 2 गुणा 3 गुणा 3 या 2 गुणा 3 गुणा 5, इसका उत्तर क्या आया, 5 15, 15 दूनी 30। हमने क्रम विनिमय कर दिया, 3 को पहले ले लिया, 2 को इधर ले गए, 3 गुणा 2 गुणा 5 करने में थोड़ा सरल हो गया, 5 दूनी 10 और 2 तिया 30। तो उत्तर कोई अंतर आया नहीं आया। इसको कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम बदल दिया, पहले 2 था वो 1 नंबर पर था, 3 था वो 2 नंबर पर था और 5 था वो तीसरे नंबर पर था, और हमने क्रम को बदल के क्या कर दिया, 3 को तो ले आए पहले स्थान पर, इसको तो ये अपनी सरलता के लिए किया। और गुणा में क्रम को विनिमय करने पर, यानी गुणा में अगर आप संख्याओं का स्थान बदल देते हो तो उसके उत्तर पर, उसके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति हमारी किस में होती है, योग में होती है। योग यानी जोड़ में। जैसे आप जोड़ रहे हो 30 प्लस 18 प्लस 20, अब इसको आप ऐसे जोड़ सकते हो, तब भी इसका उत्तर क्या आएगा, 68। और अगर हम इसको अपनी सरलता के लिए ऐसे करते हैं 30 प्लस 20 प्लस 18, तो 30 और 20 50 और 18 फिर भी 68 ही आएगा। तो हमने क्रम बदल दिया लेकिन उत्तर में कोई अंतर नहीं आया। इसको अपन कहते हैं क्रम विनिमयता। और ये बड़े जोड़ों में, बड़े जो गुणा होते हैं, बड़े जोड़ होते हैं, या जो मौखिक अपन को करने होते हैं, उनमें बड़े आसानी से कर लेते हैं। आपको जैसे जोड़ना है 325, 175, 998 और 175। अब इसमें अपन क्रम विनिमय कर सकते हैं, इस संख्या को इसके पास ले जाए तो 75, 25 और 100 जल्दी हो जाएगा, इसके साथ इसको जोड़ सकते हैं। तो क्रम विनिमय केवल 2 ही चीजों में काम करता है, एक तो किसमें, जोड़ में, और एक गुणा में। इन दोनों में क्रम विनिमयता का नियम लागू किया जा सकता है। तो आज आपने जो पढ़ा उसका एक बार अभ्यास दोबारा रिवीजन करते हैं। पहले तो हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है ना। संख्या कितने, 2 तरह की, नेचुरल नंबर और होल नंबर, है ना। प्राकृत संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी, 1 से चालू हो, 1 2 3 4 अनंत तक जाए। और पूर्ण संख्या इसमें 0 और मिला दी तो पूरी हो गई, इसलिए हमने इनको क्या कह दिया, पूर्ण संख्या कह दिया, और ये भी अनंत तक जाती है। अब इन संख्याओं को अपन ने इनके विभाजन के 2 भागों में बांटा, सम और विषम, जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, और जिनका 1 3 5 7 9 हो, वो कैसी हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी। फिर हमने इनके विभाजन के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा, भाज्य और अभाज्य। भाज्य कौन सी, वो जिनमें भाग दिया जा सके किसी संख्या का, खुद को और एक को छोड़ के, जैसे 4 है, 8 है, 9 है, 15 है, 12 है, 20 है, 30 है, ये सारी कैसी संख्या है, भाज्य। इनमें किसी का भी भाग चला जाएगा, जो मतलब 2 के अलावा 4, 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाएगा। और अभाज्य कौन सी, जिनमें केवल अपना और एक का जाए, जैसे 2 है ना, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, 29 है, 37 है, ये सारी की सारी कैसी है, अभाज्य संख्या है। फिर अपन ने पढ़ा इसमें परमेय और अपरमेय। जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जा सके वो परमेय, और जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और
यहां Q बराबर 0 हो सकता है, लेकिन इनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। सामान्यतः ये अंडर रूट के रूप में लिखी जाती हैं, और ऐसे अंडर रूट जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जाते। कैसे अंडर रूट? जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके। वो सारी की सारी कैसी हैं? अपरमेय संख्याएं हैं। ठीक है, फिर अपन ने देखा दो चीजें और देखी इसमें, एक तो योज्य प्रतिलोम और एक गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम और एक गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या है? योज्य यानी जोड़ना, योग से है। प्रतिलोम यानी उल्टा, जोड़ दो उल्टा। जैसे 4 है तो उसमें जोड़ दो -4, -3 है तो इसमें जोड़ दो +3, यानी इनका उत्तर सदैव क्या आएगा? 0। और गुणात्मक में उत्तर सदैव 1 आएगा। 2 है तो 2 में क्या गुणा कर दें? 1/2, यानी 2 के नीचे 1 लिख दो। और 1/3 है तो इसमें क्या गुणा कर दें? 3/1। 5/7 है तो इसमें गुणा क्या कर दें? 7/5। तो इनका उत्तर सदैव क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये योज्य प्रतिलोम। और एक जो आखिरी लाइन इसमें शब्द बचा था वो था क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेयता, यानी ऐसा एक नियम, ऐसा एक गुण जिसमें हम किसी संख्या का क्रम बदल दें और परिणाम पर कोई अंतर नहीं आए, तो ये केवल दो में ही चलता है, एक तो योग में और एक गुणन में। जैसे उदाहरण दिया अपन को, 2 + 3 + 5 जोड़े तब भी उत्तर 10 आया, और 2 + 5 + 3 जोड़े तब भी उत्तर 10 ही आएगा क्रम बदलने पे। ऐसे गुणा करें, 3 × 5 कर दे तब भी उत्तर 15 है, और 5 × 3 कर दे तब भी उत्तर क्या आएगा? 15 आएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं। आज अपन ने कल इसके जो प्रश्न है प्रश्नावली में दिए गए हैं उनको सरल करेंगे, और भाजकता के नियमों के बारे में अपन लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इसको देखें, और सही समय पर अपन सूचना प्राप्त करने के लिए जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा लें, जिससे जो नई वीडियो डले तो आप उसको देख सकें। ठीक।